यहाँ पे लेंटर पड़ रहे हैं बहुत सारे, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल उसमें स्लैब्स। 2 फ्लोर के स्लैब्स हैं। यहाँ पे फेलियर हुआ है, फेलियर को एनालिसिस करते हैं इसका कि फेलियर ये हुआ क्यों और कैसे हुआ है। फेलियर के कई रीजंस होते हैं। जब पहले बात करते हैं कि फेलियर और डिफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। डिफॉर्मेशन नॉर्मल करेक्ट होता है, लेकिन फेलियर होता है स्ट्रक्चर का ब्रेकिंग ऑफ। तो नीचे यहाँ पे जो वॉल है, जो कॉलम है, वो ब्रेक हुए हैं, तो इसको हम फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, फेलियर ऑफ स्लैब्स। पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि ये स्लैब 1 वे या 2 वे स्लैब है। 1 वे स्लैब वो होती है जिसका लेंथ और विड्थ रेशियो लेस देन 2 होता है, और 2 वे स्लैब होती है जिसका लेंथ और विड्थ रेशियो ग्रेटर देन 2 होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्लैब है हमारी, ये तो ठीक है, ये तो पहले डल चुकी थी। वाली जो स्लैब है इसकी लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है, तो ये 1 वे स्लैब है। 1 वे स्लैब का लेंथ और विड्थ रेशियो ग्रेटर देन 2 होता है। किसी भी स्लैब की 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो उसकी सपोर्ट कैसी है, और उसके बाद उसमें कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में कमी है। एक तो उसकी सपोर्ट में कमी है और एक इसकी डिफ्लेक्शन में कमी है। डिफ्लेक्शन तो वही नहीं है, यहाँ पे सीधे फेलियर हुआ है क्योंकि क्रैक्स हुई हैं और स्प्लिटिंग हुई है स्ट्रक्चर की, लाइक कॉलम की। अब हमने बात करी थी कि ये स्लैब 1 वे स्लैब है। तो 1 वे स्लैब है तो इसकी जो लेंथ है, ये अगर हम इसको देखें तो इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, तो जो और इसकी विड्थ काफ़ी कम है। तो जो बेंडिंग मूवमेंट होगा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम लोड जो होगा वो सेंटर पे होगा, और वो सेंटर पे लॉन्ग वाली के होगा, शॉर्ट वाली के होगा। जब भी कभी 1 वे स्लैब होती है तो उसका जो क्रिटिकल फेलियर होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे शॉर्ट लेंथ पे, मतलब जिसकी विड्थ कम है उसके बीच में जो होगा, उसके मिड पॉइंट पे, वहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, और वहाँ से बीम सेलेक्ट करेगी, वो डिटरमाइन करेगा तुम्हारा फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट बीम है, वहाँ पे इसलिए मिड साइड में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है क्योंकि उसने डिटरमाइन की है शॉर्ट विड्थ ने। ये देखिए यहाँ पे ये एकदम सैग कर गई है स्लैब, इसी को बोलते हैं हम सैगिंग टेक्निकल टर्म्स में। और यहाँ पे जो मूवमेंट लगा है, जो लोड लगा है, उसको बोलते हैं हम सैगिंग मूवमेंट, जो कि अलॉन्ग द विड्थ लगा है, जिसकी साइड छोटी है। अब बात करते हैं सपोर्ट की बात। किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड में ये बताया गया है कि या तो तुम सपोर्ट लगाओगे, तुम आरसीसी की लगाओगे, अगर तुम आरसीसी की नहीं लगाते हो, तुम नॉर्मल ब्रिक वर्क करते हो, तो नॉर्मल ब्रिक वर्क की विड्थ जो होगी वो 1.5 ब्रिक होगी। लेकिन हमने यहाँ पे ओनली 1 ब्रिक वर्क यूज़ किया है, और जिसमें भी ब्रिक की जो क्वालिटी थी वो एकदम येलो कलर ब्रिक थी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ लेस देन 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी कम थी, जो कि मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए ब्रिक की। या तो उसको सही से फ्यूज़ नहीं किया गया है इन द हीट फर्नेस, या फिर उसकी टेम्परिंग अच्छे से नहीं हुई है ब्रिक, तो ही चीज़ों से दिक्कत हो सकती है। और जैसा कि ब्रिक वर्क को देखा गया था, ये रही ब्रिक हमारी, ये येलोइश कलर की है, इसमें साल्टी नेचर ज़्यादा होगा जिस हिसाब से देखने में लग रही है, मतलब फ्लोरोसेंस जो भी इसमें साल्ट होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम के, जो कि विद कांटेक्ट टू वाटर सॉइल करते हैं या फिर उसकी डिसइंटीग्रेट करते हैं ब्रिक को। ये काफ़ी बेकार होते हैं ब्रिक के लिए, तो उसमें मुझे लग रहा है यही चीज़ हो सकती है। और ये पकाई भी सही नहीं गई है, ये एकदम ब्रिटल ब्रिक है, ये डक्टाइल नहीं है, थोड़ी ब्रिक को डक्टाइल होना चाहिए। तो बात कर रहे थे हम सपोर्ट की। यहाँ पे हमने ओनली सपोर्ट में 1 ब्रिक वर्क यूज़ किया विदाउट आरसीसी, जो कि बहुत ही गलत है। और दूसरी बात ये कि हमने जो विड्थ रखी थी इसमें सपोर्ट में, 2 सपोर्ट के बीच, वो ग्रेटर देन 4.5 मीटर है। अब विड्थ का इंपॉर्टेंस कहाँ आती है, वो आती है स्ट्रिपिंग टाइम पे। जो लोग बोलते हैं ना कि बल्ली हटाएंगे बल्ली हटाएंगे, वो बल्ली ऊपर डिपेंड करेगा विड्थ की। अगर तुम्हारी विड्थ ऑफ सपोर्ट ग्रेटर देन 4.5 मीटर है तुम्हारा, तो स्ट्रिपिंग टाइम तुम्हारा 14 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। और लेस देन 4.5 है तो तुम्हारा स्ट्रिपिंग टाइम 7 डेज मिनिमम होना चाहिए। ये है बात स्लैब्स की। और बीम्स के लिए अगर तुम्हारी विड्थ ग्रेटर देन 6 मीटर है तो तुम्हारी स्ट्रिपिंग टाइम 21 दिन, और लेस देन 6 मीटर है तो स्ट्रिपिंग टाइम तुम्हारा 14 डेज़। तो स्ट्रिपिंग टाइम तो हमारे यहाँ पे ठीक था, क्योंकि हमने जो नीचे सबसे फर्स्ट वाले फ्लोर पे जो हमारी स्लैब पड़ी थी, उसका जो स्ट्रिपिंग हमने बल्लियाँ निकाली हैं वो हमने 20 दिन बाद निकाली थी, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ इसकी सपोर्ट में है और दूसरा इसकी लोड में है। अब किसी भी स्लैब को जब एनालिसिस करते हैं तो 2 तरीक़ों से किया जाएगा स्लैब को एनालिसिस। उसके 2 मेथड होते हैं, एक तो रैंकिन-ग्रेसोव थ्योरी होती है, एक मार्कस थ्योरी होती है। रैंकिन थ्योरी ये बोलती है कि तुम्हारी जो एज है, जो मतलब जहाँ पे तुम्हारी स्लैब पड़ी है, उसकी जो एट द एंड पॉइंट्स है एजेस, वो फ्री टू लिफ्ट है। फ्री टू लिफ्ट मतलब वो ऊपर को आ सकती है। और तुम्हारी मार्कस थ्योरी बोलती है कि वो फ्री टू लिफ्ट नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हुआ है कि ये
जो तुम्हारी एजेस हैं ये फ्री टू लिफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस होगा तुम्हारा रैंकाइन थ्योरी से। रैंकाइन थ्योरी का एनालिसिस यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एजेस यहाँ पे फ्री टू लिफ्ट है। यहाँ पे फ्री हो गई है लिफ्ट के लिए, और यहाँ पे भी एजेस लिफ्ट हो चुकी हैं। ऊपर का हमने देख लिया है, केसेस कंसिडर कर लिए हैं। नीचे के सपोर्ट्स देखते हैं कि कैसा सपोर्ट्स का सिचुएशन है।